आव्यूह के बारे में हमने जाना। अब हम क्या जानेंगे कि आव्यूह के जो प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आव्यूह मूल रूप से 6 प्रकार से हम पढ़ते हैं, जो बोर्ड पे आपको दिखाया जा रहा है। पहला आव्यूह होता है स्तंभ यानी कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ, इसके नाम से पता चल रहा है कि इस आव्यूह में क्या होता है, केवल स्तंभ होता है, यानी कि स्तंभ में ही अवयव होते हैं। परिभाषा की बात करें तो ऐसा आव्यूह जिसके अवयव केवल किसमें हो, स्तंभ में हो, यानी जो इसके अवयव होंगे वो किसमें होंगे, स्तंभ में होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ले तो साइड में देख सकते हैं आप 1 2 3 कुछ भी अवयव हो सकता है। इस तरह के अगर आपको दिखता है कोई अवयव, तो यह कौन सा अवयव कहलाएगा, स्तंभ अवयव कहलाएगा। अब इसके कोटि की बात करें तो कोटि को हमने बताया था कि m इंटू एन टाइप से लिखते हैं, जहां पे m स्तंभ को m पंक्ति को प्रेजेंट करता है और n स्तंभ को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे स्तंभ आव्यूह में स्तंभ तो फिक्स हो गया है कि एक ही स्तंभ होना है। तो चलिए, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और पंक्ति की वैल्यू अलग अलग हो सकता है, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4, इसमें 4 पंक्ति है और स्तंभ कितना है, 1। इसमें आप देख पा रहे हो 1 2 3, इसमें जो पंक्ति है वो 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा m गुणे n से करोगे तो 4 गुणे 1, सॉरी 3 गुणे 1। तो आप देख पा रहे हैं कि स्तंभ तो फिक्स है 1, लेकिन पंक्ति इसकी बदल रही है। मतलब m की वैल्यू जो है कि वेरिएबल होगा और n की वैल्यू फिक्स होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं स्तंभ आव्यूह के लिए, तो स्तंभ आव्यूह जो है m गुणे n कोटि का होगा, यानी जो स्तंभ आव्यूह है उसकी कोटि क्या हो जाएगा, m गुणे n। m की कुछ भी वैल्यू हो सकता है, जैसा कि इस एग्जांपल में 4 है, 1 2 3 4, इसमें 3 है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो हमने जाना कि स्तंभ आव्यूह क्या होता है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें जो अवयव हैं किसमें होने चाहिए, केवल स्तंभ में होने चाहिए। इसी तरह हम अगले में बढ़ते हैं पंक्ति आव्यूह। इसके नाम से ही पता चल रहा है ऐसा आव्यूह जिसके जो अवयव हैं किसमें हो, पंक्ति में हो। एग्जाम्पल के लिए देखें 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो भी आव्यूह है एक पंक्ति में रखा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल लिखें √2 1 0 3 5, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसके कोटि की बात करें तो हम फिर से वही चलेंगे पुराने वाले फार्मूले पे, m इंटू एन पे। m होता है पंक्ति और n होता है स्तंभ। इसमें पंक्ति कितने हैं, तो एक ही पंक्ति है, इसमें भी पंक्ति कितना है, एक ही है। तो पंक्ति तो फिक्स है, एक ही होगा, यानी m की वैल्यू फिक्स हो गई 1। और स्तंभ की बात करें तो पहले एग्जाम्पल में 1 2 3 4 स्तंभ हैं, और दूसरे वाले में बात करें पंक्ति एक है और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4 5। मतलब पंक्ति यहाँ पर फिक्स हो जाएगी पंक्ति आव्यूह में, और जो स्तंभ की संख्या है वो चेंज होता रहेगा। तो अगर बात करें पंक्ति आव्यूह के कोटि का, तो इसका कोटि क्या फिक्स कर दिया आपने, 1 इंटू एन। मतलब जो अगर पंक्ति आव्यूह है उसका कोटि हो गया 1 इंटू एन। एन वैरी करता रहेगा और एम की वैल्यू चलिए इसी तरह हम अगले में बढ़ते हैं वर्ग आव्यूह। इसका नाम ही वर्ग है
और हम जानते हैं वर्ग का मतलब होता है जिसके ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो। वर्ग की बात करें तो इसके साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इनकी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें भुजा की तो बात नहीं है, बात है पंक्ति और स्तंभ की। तो भाई इसमें क्या होना चाहिए, तो पंक्ति और स्तंभ ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अवयव नहीं कह रहा हूं, पंक्ति और स्तंभ की जो संख्या है वो आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो हम यहाँ पे एक वर्ग आव्यूह का एग्जांपल ले रहे हैं, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं आप, 6 4 5 -1 2 3। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमने आव्यूह लिया है इसके जितने स्तंभ हैं उतने ही पंक्तियां हैं, यानी जितने कॉलम है उतना पंक्तियां। देखें तो स्तंभ 1 2 3, तीन इसके स्तंभ हो गए। पंक्ति की बात करें तो 1 2 3, पहली पंक्ति दूसरी तीसरी, स्तंभ पहला दूसरा तीसरा। यानी इसके कोटि की बात करें तो m इंटू एन की वैल्यू अगर निकाला जाए तो पंक्ति है 3 और स्तंभ भी है 3, तो ये वर्ग आव्यूह हो गया। वर्ग आव्यूह का परिभाषा क्या होगा, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में क्या हो, बराबर। तो आप देख रहे हैं पंक्ति भी 3 है, स्तंभ भी 3 है। ये 4x4 का भी हो सकता है, 5x5 का भी हो सकता है। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अगला है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, तो विकर्ण आव्यूह भी एक वर्ग आव्यूह, कुछ कंडीशंस हैं इसके साथ। विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है, बस अंतर यह है कि विकर्ण के जो अवयव होते हैं उनका कुछ वैल्यू होता है, और विकर्ण के अलावा जो भी अवयव हैं वो शून्य के बराबर होते हैं, यानी शून्य होते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो यहां हमने एक आव्यूह लिया है जिसका ऑर्डर क्या है, m इंटू एन का मान 3 इंटू 3 है, मतलब यह एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह के साथ साथ ही क्या है, विकर्ण आव्यूह, क्योंकि विकर्ण के अलावा देखिए ये विकर्ण होता है, कोने से कोने को मिलाने वाला जो रेखा होता है वो विकर्ण होता है। आप देख पा रहे हैं कि विकर्ण में 1 2 3 है, और इसके अलावा जो भी अवयव हैं वो अपने आप में 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, यह एक अच्छा सा विकर्ण आव्यूह का एग्जाम्पल। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल देखें तो विकर्ण 2 होते हैं किसी भी वर्ग में, ये वाला भी विकर्ण होता है। ये नहीं कि दोनों में जो है कि शून्य के अलावा कोई और अंक नहीं आएंगे, केवल एक ही विकर्ण होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एग्जाम्पल ले लिया 1 0 3 0 4 0 5 0 7, ऐसा एग्जाम्पल नहीं चलेगा, यह विकर्ण आव्यूह नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भी विकर्ण बन रहा है तो इसमें भी अवयव हैं, और ये भी विकर्ण बन रहा है इसमें भी अवयव है। कोई एक विकर्ण होगा जिसमें कुछ अवयवों के शून्य के अलावा मान होंगे, बाकी शून्य होना चाहिए, विकर्ण आव्यूह नहीं है। हाँ दूसरा एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि 0 0 3 1 0 4 0 0 0, ये विकर्ण आव्यूह है, क्योंकि इसमें जो दूसरा, इसके अलावा जो दूसरा विकर्ण था उसके अवयव शून्य के अलावा कोई और अंक है, बाकी जो अवयव हैं वो 0 है, तो यह विकर्ण की श्रेणी में आ जाएगा, ये वाला नहीं आएगा। केवल एक विकर्ण में कोई अंक होना चाहिए और उसके अलावा जो भी अवयव है वो शून्य होना चाहिए, तो विकर्ण आव्यूह होगा। तो हमने विकर्ण आव्यूह भी देख लिया, क्या समझा। तो विकर्ण आव्यूह क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह होता है, केवल उसके डायगोनल पे जो अवयव होते हैं उनका शून्य के अलावा कोई अंक होना चाहिए, बाकी सारे अवयव 0 होने चाहिए। चलिए आदिश आव्यूह। आदिश आव्यूह में मैंने बताया कि आदिश आव्यूह भी क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह होता है। इसका कंडीशन क्या है, तो इस आव्यूह में जो अवयव होते हैं
आदिश अवयव क्या है? वर्ग अवयव है। किसके अंतर्गत आता है? तो विकर्ण के। यानी आदिश अवयव भी एक वर्ग अवयव है, साथ में एक विकर्ण अवयव है। और जब विकर्ण अवयव हो गया तो फिक्स हो गया कि विकर्ण के अलावा जो भी अवयव होंगे वो जीरो होंगे। तो इसका एग्जांपल पहले लेते हैं, समझते हैं उस एग्जांपल के सहारे। आदिश अवयव एक वर्ग अवयव हो गया, साथ में विकर्ण अवयव हो गया। तो विकर्ण के अलावा जो भी अवयव है वो अपने आप में क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। बाकी विकर्ण वाला जो बच जाएगा वो कुछ संख्यात्मक मान होगा जीरो के अलावा। तो यहाँ पे कंडीशन होता है कि जो इसके विकर्ण वाले अवयव होते हैं वो क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। समान का मतलब अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, तब एक क्या किसके अंतर्गत आएगा? एक आदिश अवयव के अंतर्गत आएगा। क्या होता है कंडीशन या क्या होता है परिभाषा? तो आदिश अवयव वह अवयव होता है, आदिश अवयव एक विकर्ण अवयव होता है, यानी एक वर्ग अवयव होता है जिसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। आदिश अवयव क्या होता है? एक विकर्ण अवयव होता है जिसके विकर्ण के अवयव क्या होते हैं? समान होते हैं। तो यह एग्जांपल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। अगर यहाँ पे √2 लेते हो तो यहाँ भी √2 और यहाँ भी √2 होगा। इसके अलावा जितने भी अवयव हैं वह जीरो है। तो देखा जाए तो वर्ग अवयव से कनेक्टेड है विकर्ण अवयव और विकर्ण अवयव से कनेक्टेड है आदिश अवयव। यानी तीनों टाइप के अवयव तीनों टाइप के अवयव वर्ग से रिलेटेड हैं। अंतर यही है कि विकर्ण अवयव में क्या होता है? तो डायगोनल के अलावा जितने भी अवयव होते हैं जीरो होते हैं। आदिश अवयव में क्या होता है? तो डायगोनल के अलावा जितने भी अवयव हैं जीरो होते हैं। बस यही अंतर है कि जो डायगोनल वाले अवयव होते हैं विकर्ण वाले वो समान होते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तत्समक अवयव को कैपिटल आई से हम प्रेजेंट करते हैं। जो तत्समक अवयव है उसको कैपिटल आई से प्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। तत्समक अवयव का एग्जांपल यहाँ देखिएगा। ये सारे तत्समक अवयव के एग्जांपल हैं। एग्जांपल को देख के आप समझ पा रहे होंगे। यह भी एक प्रकार का क्या है? विकर्ण अवयव है। इसके भी जो अवयव हैं देख पा रहे हैं यहाँ पे, विकर्ण के अलावा जितने भी अवयव आपको दिखाई दे रहे हैं वो जीरो हैं और विकर्ण पर जो अवयव रखे गए हैं वो 1 है। तो आइडेंटिटी का मतलब एक होता है, आप जानते हैं। यानी तत्समक अवयव एक ऐसा अवयव है जिसके विकर्ण का जो भी अवयव होगा वो क्या होगा? 1 1 होगा। अब उसके अलावा जो भी अवयव है वो जीरो होंगे। तत्समक अवयव क्या हुआ? ऐसा अवयव या ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के अवयव 1 हो, केवल 1 हो और बाकी जो अवयव है वो क्या हो? जीरो। तो यहाँ पे 3 एग्जांपल आप देख पा रहे हैं। इसके बाद लास्ट में आता है शून्य अवयव। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके मान जो आएंगे, यानी जिस अवयव का मान जीरो आएगा वह शून्य अवयव कहलाएगा। यानी ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव जीरो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखेंगे आप तो पहला एग्जाम्पल तो यही हो जाएगा, इसके अवयव क्या है? जीरो है। दूसरा 0 0। आप ऑर्डर चेंज करते जाएंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन सारे एग्जाम्पल में आप देखेंगे प्रत्येक अवयव अपने आप में क्या है? जीरो। इस विकर्ण का मान ही क्या होता है? जीरो होता है। इस अवयव का मान ही क्या होता है? जीरो होता है। शून्य अवयव क्या हो गया? ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो, वो क्या कहलाता है? शून्य अवयव कहलाता है। इसके बाद हम अपने एक्सरसाइज का सवाल देखेंगे। एक्सरसाइज के सवाल कैसे सॉल्व करना है, 2-3 पॉइंट से हमको ध्यान देंगे। पहला है
अवयवों की समानता। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सवाल दे दिया x y 3 4 और इसने बराबर कर दिया 5 6 3 4 और पूछ देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा। तो देखिए दो अवयव बराबर तभी होंगे जब उसके प्रत्येक अवयव आपस में क्या हो, समान। तो यहाँ पर अगर दोनों अवयवों की हम तुलना करें तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो का जो पहला अवयव है और दूसरे में जो फर्स्ट रो का पहला अवयव है, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। यानी अवयव की समानता तभी हो सकती है जब दिए गए बराबर चिन्ह के दोनों ओर के जो अवयव दिए गए हैं उनके प्रत्येक अवयव आपस में क्या हो, समान। तो यहाँ पर x को अगर कंपेयर कराया जाए इधर से तो x की वैल्यू आएगी 5 और y की वैल्यू आएगी 6। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। सवाल बहुत सारे तरीके से बदलेगा, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसका जो जिस नंबर का अवयव है वह दूसरे ओर के अवयव के नंबर के बराबर होना चाहिए। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, ए रो इसका 1 है और कॉलम भी इसका 1 है, तो यह हो गया A11। इधर देखा जाए तो ये भी रो 1 का है और कॉलम 1 का है, तो अगर इसको हम दे दें B नाम दे दें तो B11 है। मतलब नीचे जो कोटि है वो दोनों का क्या है, समान है, तो ये आपस में बराबर हो जाए। सवाल कई तरह से दे सकता है, जैसे यहाँ पर m दे दिया, n दे दिया, x प्लस वाई दे दिया, कोई अंक ले लेते हैं जैसे 3 दे दिया, 5 दे दिया। ऐसे करके दे दिया। सवाल का तरीका बदल सकता है, देने का मूड चेंज हो सकता है, लेकिन जो हमारा तरीका है पॉइंट से हल करने का वही पुराना वाला ही रहेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अवयव समान जब करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस वाई इजकल टू 10 और यहाँ से देखें तो x इजकल टू क्या मिलेगा आपको 4। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ से 4 निकल के आई है, यहाँ पुट करेंगे तो 4 प्लस वाई इजकल टू 10, दिस इंप्लाइड एज वाई इजकल टू 10 माइनस 4 इजकल टू 6। यानी x की वैल्यू 4 आ गया और y की वैल्यू 6 आ गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अगला है पॉइंट अवयवों का योग या घटाव। अवयवों को, दो अवयवों को कैसे जोड़ते हैं या फिर कैसे घटाते हैं, बड़ा सिंपल है। क्या करना आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। 1 2 3 4 हमने इसको ऐड करना है, 6 3 5 4। दो अवयव है, आप इसको ए और बी अवयव कर सकते हैं, इनको जोड़ना है। करना क्या है, तो इनके ऑर्डर के हिसाब से समरूपी अवयव को एक साथ जोड़ देना ऑर्डर के हिसाब से। तो यहाँ पर जोड़ोगे तो इसके साथ ये जुड़ जाएगा, तो 1 प्लस 6 हो गया। 3 के साथ 5 जुड़ जाएगा, 3 प्लस 5 हो गया। 2 के साथ 3 जुड़ गया, 2 प्लस 3 हो गया। और 4 के साथ 4 जुड़ जाएगा, 4 प्लस 4। और सिंपली आप जोड़ देंगे 7 8 5 8। इन दोनों अवयवों का क्या हो गया। इसी तरह सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं आप। सिंपल इसका जोड़ घटाव है, कोई खास इसमें है नहीं। 2 5 साइन का ध्यान रखना है, जैसे मैं कुछ इसमें साइन का भी यूज कर रहा हूँ। ये पहला अवयव ए हो गया और दूसरा अवयव हमने ले लिया और देख रहे हैं बीच में माइनस का साइन है, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपली जैसे जोड़ा था वैसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन का ध्यान रखते हुए। यहाँ पे हो जाएगा 2 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 6। यहाँ पे पहले से ऑलरेडी माइनस का 2 है, फिर माइनस का 5, यहाँ 5 है, माइनस का 3, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस का 3, फिर माइनस का 6 है और यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा। सिंपली सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 माइनस 6 आपका माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 7 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा और माइनस का 6 माइनस का 5 माइनस का 11।
तो आप ऐसे घटा सकते हो, जोड़ सकते हो। अगले टर्न पे, अगले वीडियो में हमको मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे और भी इसके वेरिएंस है। आपके एक्सरसाइज का कुछ सवाल भी हम सॉल्व कराएंगे। तब तक इसको रिपीट करके ध्यान से समझिए। अवयव के प्रकार को, कैसे समानता दिखाया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। आपके बुक में बहुत सारा सवाल दिया है, उसको सॉल्व करेंगे। थैंक्स।